लिखिएगा बेटा, किसी पंक्ति में, देखिए जल्दी साफ को लिखिए सब लोग, किसी पंक्ति में अमित का स्थान, किसी पंक्ति में अमित का स्थान राइट से, अमित का स्थान दाहिने छोर से 37वां है। अमित का स्थान राइट से मतलब दाहिने छोर से 37वां है, 37। अमित का स्थान दाहिने छोर से 37वां है, 37वां है। तथा सुमित का स्थान लेफ्ट से, तथा सुमित का स्थान बाएं छोर से, तथा सुमित का स्थान बाएं छोर से, सुमित का स्थान लेफ्ट से, सुमित का स्थान लेफ्ट से मतलब बाएं छोर से 18वां है, तथा सुमित का स्थान बाएं छोर से 18वां है। आगे लिखिए, बताइए कि इस पंक्ति में इन दोनों के बीच में, बताइए कि इस पंक्ति में इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं। देखो, इस पंक्ति में इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं। यदि पंक्ति में कुल 46 लोग बैठे, यदि पंक्ति में कुल 46 लोग बैठे हो, यदि पंक्ति में कुल 46 लोग बैठे हो, 46, यदि पंक्ति में कुल 46 लोग बैठे हो, यदि पंक्ति में कुल 46 लोग बैठे हो। भाई कुछ उम्मीद है? बताइए, जल्दी से बताइए सर, इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, जल्दी से बताइए। अच्छा, और कोई 7 के अलावा बताइए भाई। 7 आ गया? 7 नहीं निकला? निकला है? अच्छा, आया 7? कितना आया? नहीं। चलिए तरीका देखते हैं क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, आमतौर पे 2 फॉर्मूले हमको सिखाए गए हैं, पर वो होते क्या है, उनका इस्तेमाल कब होता है, वो जानना बहुत जरूरी है। समझिए, अगर कभी भी आपको दायां और बायां से आपको स्थान दिया जाए, राइट और लेफ्ट से, भैया सभी लोग ध्यान दीजिएगा, नए पुराने सभी, दायां और बायां से, राइट और लेफ्ट से स्थान दिया जाए, और अगर दिए गए स्थानों का योगफल, दिए गए स्थानों का जो सम है, योगफल है, अगर बेटा वो टोटल से कम हो या टोटल के बराबर हो, टोटल से कम हो या टोटल के बराबर हो, अगर आपको ये सिचुएशन मिल जाए सर, अगर सर ये कंडीशन मिल जाए, तब क्या करेंगे, तब सर आप टोटल मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाएंगे। ये टोटल मैक्सिमम का फॉर्मूला होता क्या है, आइए देखते हैं। सर ये कुल अधिकतम का फॉर्मूला होता क्या है, आइए देखते हैं। कुल अधिकतम का फॉर्मूला राइट प्लस लेफ्ट प्लस एक्स, ये होता है कुल अधिकतम का फॉर्मूला। कब लगता है? तब लगता है जब ये स्थिति मिलती है।
ठीक है। एक और कहानी होती है, क्या कहानी होती है, चलो एक और कहानी क्या होती है सर, एक कहानी ये होती है कि अगर कभी भी भैया राइट और लेफ्ट का सम, दायां बायां का योगफल अगर मान लीजिए टोटल से ज्यादा हो, अगर सर टोटल से ज्यादा हो मतलब कुल से ज्यादा हो, कुल से ज्यादा हो, तो उस सिचुएशन में आप लगाते हो, उस सिचुएशन में आप लगाते हो टोटल मिनिमम का फॉर्मूला, कुल न्यूनतम का फॉर्मूला। अब ये कुल न्यूनतम क्या चीज होती है, देखिए ध्यान रखिएगा, जब रैंकिंग चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो ये सारी कहानी बताएंगे आपको, क्या होता अधिकतम, क्या होता न्यूनतम, कैसे आया, कब आया, फॉर्मूला क्यों बना, कैसे बना, सब बताएंगे। लेकिन जैसा कि हम लोगों के वादे चल रहे हैं, हम लोगों के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था, देखा था, वो ये लिखा था मैनिफेस्टो में कि सर हम लोग डेली टॉपिक भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ मिसलेनियस भी पढ़ेंगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चन। वो इसलिए जिससे कि आगामी परीक्षा अगर आपकी इच्छा है चुलबुल पांडे बनने की या लेखपाल बनकर घूस लेने की, मतलब लेखपाल बनने की, मुंह से क्या क्या निकल जाता है तो लेकिन सच ही। तो अगर ऐसी कोई भी इच्छा मन में जागृत है तो आपको ये मानकर चलिए, केवल सिलेबस एक कोटा पूरा करने से फायदा नहीं होगा कि आप कॉपी में अपना चैप्टर भर लो, सिलेबस पूरा कर लो, उससे कोई फायदा नहीं है। आपको मिसलेनियस में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। तो उसका एक तरीका यही है कि सर थोड़ा सा मिसलेनियस क्वेश्चन में एक जरूर डेली करवाता रहूं, ठीक है। तो चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, ये होता है न्यूनतम का फार्मूला। इन दोनों ही फार्मूलों में जो ये दायां और बायां से स्थान दिए जाते हैं, ये एक ही स्थान व्यक्ति के होते हैं कि दो अलग अलग व्यक्तियों के? हाँ भाई दीपेन, एक ही व्यक्ति के कि दो अलग अलग व्यक्तियों के? दोनों अलग अलग व्यक्तियों के, है ना। ये सर दोनों अलग अलग व्यक्तियों के होते हैं। ये जो दायां बायां से स्थान दिए गए, ये दोनों ही स्थान दो अलग अलग व्यक्तियों के होते हैं, दो अलग अलग व्यक्तियों के होते हैं, ये दोनों ही स्थान दो अलग अलग व्यक्तियों के होते हैं। अच्छा, इन दोनों फार्मूलों में ये x क्या चीज है, जहां पर x बराबर ये क्या चीज है भाई बताओ, दोनों के बीच में बैठे लोग, है ना। X are the person who are seated between these two person, दोनों के बीच में बैठे लोग, ये होते हैं X। बात सही है, दोनों के बीच में बैठे लोग होते हैं X। ये होती है पूरी कहानी। अब इस कहानी का हमसे क्या लेना देना, आइए सुनते हैं। अपना सवाल पढ़िए, सवाल क्या था, यदि किसी पंक्ति में अमित का स्थान राइट से 37वां है तथा सुमित का स्थान लेफ्ट से, अच्छा अमित का स्थान राइट से दिया गया, सुमित का स्थान लेफ्ट से दिया गया, दो अलग अलग लोगों के बारे में बताया गया, दो अलग अलग लोगों का स्थान दिया गया, दो अलग अलग लोगों का स्थान दिया गया दाएं बाएं से। बात सही, ठीक। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा इस्तेमाल होगा। अब इनमें से कौन से फॉर्मूले को यूज करें डिपेंड करता है। तो आप बात को समझिएगा कि सर कौन से फॉर्मूले को यूज करें, तो कंडीशन पहले आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी। सर राइट और लेफ्ट का सम निकालना पड़ेगा। हमको राइट से वैल्यू दी गई है 37, लेफ्ट से दी गई है 18। सर टोटल भी तो बताए गए हैं कुछ, टोटल कितने हैं सर? हाँ जी 46। अब आप ही लोग बता दीजिए इन दोनों का जो सम है क्या वो टोटल से ज्यादा है? अगर ये सिचुएशन आपको मिल रही है तो ये कंडीशन हमारे ऊपर वाले फॉर्मूले के लिए कि नीचे वाले के लिए? तो नीचे वाले के लिए आप फॉर्मूला ये यूज करेंगे। अब आपको कंडीशन से ये पता चल गया कि सर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होना। अब इस फॉर्मूले में आइए वैल्यू रखते हैं। तो बेटा टोटल की जगह रखने के लिए कुछ है क्या, जल्दी बोलो। हाँ जी 46 है इज इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट मींस 37 प्लस बोलो बेटा 18 माइनस का x माइनस 2। चलिए सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। कितना आएगा सॉल्व कर लो अपने हिसाब से। 37 18 55, 55 में से 2 गया बचा 53, इधर उधर भेज देना तो 53 में से 46 गया 7 आएगा। x की वैल्यू 7 और x की वैल्यू जो 7 आई है वो x है क्या चीज, दोनों के बीच में बैठे लोग। पढ़िएगा आपके सवाल में यही बोला गया है कि दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो सर दोनों के बीच में बैठे लोग आ गए 7। क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी? नहीं पड़ी, पड़ी पढ़ गई। अगर पढ़ गई तो एक सवाल आपको जल्दी से करना है, पूरी भाषा लिख के टाइम खराब नहीं करना है, जल्दी से
बोले बिल्कुल जल्दी से निपटाना, क्योंकि ऐसा आप लोग का कहना है कि आपको बात पल्ले पड़ चुकी है, ये हमारा नहीं कहना, ये आपका कहना है। 74 लोगों की एक पंक्ति में, सामने देख लो, ज्यादा कुछ नोट करने की जरूरत है नहीं, एक रो में 74 मेंबर्स बैठे हुए, 74 लोगों की पंक्ति में, 74 लोगों की पंक्ति में। राम का स्थान राइट से दिया गया है सर, राम की पोजीशन राइट से दी गई है सर 39, और श्याम की पोजीशन सर लेफ्ट से दी गई है सर, श्याम की पोजीशन सर लेफ्ट से दी गई है भैया, लेफ्ट से दी गई है श्याम की पोजीशन सर, श्याम की पोजीशन दी गई है लेफ्ट से सर, वो दी गई है 32। तो पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में कितने लोग, इन दोनों के बीच में कितने लोग, इन दोनों के बीच में कितने लोग, फार्मूला कौन सा लगेगा, मैक्सिमम की मिनिमम, मैक्सिमम की मिनिमम, पक्का बिल्कुल, क्योंकि दाया बाया का जो सम आ रहा है, योगफल आ रहा है, वो टोटल से बोलो भैया कम है, टोटल से कम आ रहा है, दैट्स व्हाई फॉर्मूला लगेगा ये, और फॉर्मूला लगा दोगे तो वैल्यू आ जाएगी x की, और x की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। क्या ये फॉर्मूले में वैल्यू रख पाओगे? अब अधिकतम वाले में रख लीजिए, टोटल की जगह कितना लिखोगे 74, सर राइट और लेफ्ट की जगह कितना 39 प्लस x की जगह कुछ नहीं, वही निकालना है, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग की इनपुट आउटपुट की शीट में एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था, नहीं बचा था, ऑलमोस्ट हो गया, तो बाकी तो हमने बता ही दिए थे शायद, हाँ लास्ट वाला केवल बचा था ना, क्यों सही बोल रहे हैं, हाँ लास्ट वाला ही केवल बचा था 36 से 40, ठीक है। आइए देखते हैं 36 से 40, अच्छा क्वेश्चन है, आइए समझने का प्रयास करते हैं क्या है 36 से 40, आइए देखते हैं सर। देखिए इसको हटा दें, इसके बाद इनपुट आउटपुट खत्म होगा और एक नया चैप्टर आज से शुरू होगा, ठीक है, एक नया चैप्टर आज से शुरू होगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे पहले? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे हैं? और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सज्जनलाल सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ रहे? अगर केवल पूछता है अध्यक्ष तो सज्जनलाल सिन्हा बता सकते हो, स्थायी अस्थायी लगाएगा तब आप अलग अलग बताओगे, सही है। चलिए बहुत बढ़िया, बात को आगे बढ़ाया जाए सर। तो हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 36 से 40 पर हैं। लोकसभा में आप कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? लोकसभा में आप कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? जो लोग अभी अपडेट नहीं किए अपने आप को, वो 2 बता रहे हैं सर, अब 0 हो गए। वो जो पहले 2 एंग्लो इंडियंस होते थे तो वो सीटें खाली जाती थी, वो कोई होता ही नहीं था, एंग्लो इंडियंस कभी पार्टिसिपेट करते नहीं थे, प्रवासी भारतीय कभी करते ही नहीं थे। तो ये हुआ कि हटाओ यार, कोई मतलब है नहीं लोगों से, बेवजह की सीटें जा रही, तो एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया, समझ रहे हैं, हाँ हटा दिया गया। क्या 36 से 40 में देखते हैं। बोला गया KYZ लिमिटेड कंपनी ने मशीन टूल्स की एक प्रदर्शनी आयोजित की। प्रदर्शनी जनता के लिए सप्ताह में सभी दिन खोली गई थी। दर्शकों को कतिपय संकेतों वाला प्रवेश पास जारी किया जाता था। प्रवेश पास का संकेत हर एक घंटे बेटा इनपुट आउटपुट की कुछ एक्स्ट्रा शीट्स हैं क्या, वो तो चलवा दो है। तो कतिपय संकेतों वाला प्रवेश पास जारी किया जाता था। प्रवेश पास का संकेत हर एक घंटे में बदल जाता था, बहुत बढ़िया, परमाणु पिक्चर की तरह है, बदल जाता था नियम के अनुसार, जैसा कि नीचे दर्शाया गया, बदल जाता था। पहले बैच का प्रवेश सायं 7 बजे का था। प्रत्येक बैच को प्रदर्शनी देखने की अनुमति 1 घंटे की थी। प्रदर्शनी में भोजनावकाश का समय दोपहर 1 से 3 बजे तक का था। चलिए लंच बहुत बड़ा है, 2 घंटे का लंच दीजिए। चलिए आइए देखते हैं। पहले बैच की टाइमिंग दी गई है सर 9 AM से सर 10 AM। हर एक बैच जो है वो 1 घंटे का है, ऐसा बताया गया। 9 AM से 10 AM पहले बैच की टाइमिंग है। और पहले बैच का पासकोड क्या है, इसको बोलते हैं पासकोड, ठीक है। पासकोड का मतलब होता है कि ये कोड बताओ और पास हो जाओ, निकल जाओ, गुजर जाओ,
कोड बताओ निकल जाओ। यानी पुरानी पिक्चरों में देखा होगा आपने, पुरानी वो राज बब्बर मिथुन के टाइम की, धर्मेंद्र जितेंद्र वाली, याद है? बोले माचिस है, तो सामने से आया, माचिस होती तो जमाने को आग लगा देती, तो बस ठीक है मैच हो गया, याद होगा पुरानी पिक्चरों में। तो उसी प्रकार से पासवर्ड होते हैं स्मगलिंग के लिए जो यूज होते थे, वो एक्चुअली में हर एक डिपार्टमेंट में यूज होते हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में यूज होते हैं। तो पासवर्ड दिए ये गए सर किसी कोड भाषा में, पहला बैच जो है वो पासवर्ड क्या बन रहा है सर? वो बन रहा है कोर्स इजी सेट फॉर ईच ईयर वॉस, ये बन रहा है। ठीक, फिर जब दूसरा बैच बना ना बेटा, जब दूसरा बैच बना तो पासपोर्ट क्या बना, आओ देखते हैं जरा। टाइमिंग है दूसरे बैच की कितने? 10 से 11 AM, 10 से 11 AM दूसरे बैच की टाइमिंग। इसमें पासपोर्ट बनाया गया बेटा, लिखा गया इजी, इजी के बाद ईच के बाद कोर्स फॉर वॉज सेट ईयर, यही है। अच्छा ईयर। फिर देखिए सर, जब तीसरा बैच बना, वो धोखे से सेकंड लिखा है, उसको तीसरा कर लीजिएगा। बैच थर्ड जब बना, तो बैच थर्ड किस प्रकार से बना? टाइमिंग सुनिएगा, 11 AM से 12, सही है नो? ठीक। और इसमें बन क्या रहा है सर? ईच वॉज, फिर इजी, इजी के बाद सर फॉर के बाद सर ईयर है, ईयर के बाद कोर्स है मेरा, और कोर्स के बाद क्या है? सेट। और कह रहे हैं इसी प्रकार आगे भी, पढ़िए नीचे लिखा होगा एंड सो ऑन, और इसी प्रकार लिखा है नहीं लिखा है? तो इसका मतलब बैच 4 बनेगा, बनेगा फिर बनेगा बैच 5। ये बताओ टोटल बैच कितने बनने हैं? पढ़िए भाषा में लिखा होगा, टोटल बैच लिखे हैं शायद 6 बनने होंगे। कितने बनने? मुझे लगता है सर 6 बनने होंगे। लिखे कि नहीं लिखे? नहीं लिखे, चलो कोई बात नहीं। टाइमिंग दे दिया है कि शाम 7 बजे तक का है, ठीक है? शाम 7 बजे तक का वो पहला बैच दिया, वो एक्चुअली पहला वाला नहीं है, वो आखिरी होगा। क्या छोड़िए। तो अब देखते हैं कि ये बदलाव कैसे चल रहा है। कोर्स इजी सेट फॉर ईच ईयर वॉज, हाँ भाई, ये बदलाव कैसे चल रहा है? अगर आप आगे से दूसरा शब्द लेंगे इजी, ऐसे ही कह रहे हो, उसके बाद में फिर 2 को छोड़ा ईच, फिर 2 छोड़ा क्या आया? अच्छा मेरी बात बिल्कुल देखिए, इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो देखो, आप ये भी कह सकते थे और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि जैसे आगे से दूसरा, फिर आगे से पांचवा, सही बात है, फिर आगे से तीसरा कोर्स आया कि नहीं आया? उसके बाद फिर बेटा आगे से फिर तीसरा कौन है? फॉर है। फिर आगे से अगर आप देखोगे, मतलब आगे मतलब यही से देखोगे तो चौथा, इस प्रकार से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो ऐसे मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, तो इन सबसे बचने का तरीका आप चाहो तो नंबरिंग डाल सकते हो। जैसे आपने नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5 6 और 7। सबसे पहले कौन से नंबर का शब्द आया है बताओ? इजी मतलब क्या? 2 नंबर। फिर ईच मतलब क्या? 5 नंबर। कोर्स मतलब कौन सा नंबर बोलिए? 1 नंबर। फिर फॉर मतलब सर 4 है, और वॉज मतलब 7। फिर भैया 3 है, फिर सर 6 है। देखिए आप समझिएगा कि क्या यहाँ पर कुछ जो भी सेटलमेंट हुआ है वैसा ही सेटलमेंट क्या अगले में हुआ है? चेक करिएगा, क्या वैसा ही सेटलमेंट बेटा अगले में हुआ है क्या? तो पता कैसे चलेगा कि वैसा ही सेटलमेंट हुआ है? सुनना मेरी बात को, 1 2 3 4 5 6 7 जो था वो क्या बन गया? 2 5 1 4 7 3 6। मतलब क्या हुआ कि सर 1 2 3 4 5 6 7 जो था वो किसमें बदल गया? 2 5 1 4 7 3 6 में बदल दिया। ठीक, चलिए इससे इस पर आ गए। अब एक काम करो, अब एक काम करिए, जो ये बैच नंबर 2 है इस पर फिर से नंबरिंग डालो, 1 2 3 4 5 6 7। 1 तो ऊपर वाली नंबरिंग भूल जाओ, 4 5 6 7। सबसे आगे कौन सा शब्द आया? ईच। ईच मतलब कौन सा नंबर? 2 नंबर। फिर आया वॉज। वॉज मतलब कौन सा नंबर? 5 नंबर। फिर इजी मतलब कौन सा नंबर? नीले वाले में देखो, नीले वाले में, नीले वाले में देखो, इजी मतलब कौन सा? 1 है ना? हाँ। फॉर मतलब 4 है, ईयर मतलब नीले वाले में देखना, नीले वाले में 7 है। कोर्स मतलब देखो कौन सा बेटा?
3 है, उसके बाद में फिर 6। मतलब ये कि आपकी बात जो नीला वाला 1 2 3 4 5 6 7 था, ये किस में बदल गया? 2 5 1 4 7 3 6। बात समझ रहे हैं? ठीक है। फिर से जब बनेगा, अब जब बैच 4 बनेगा तो चेंजमेंट वैसा ही होगा, चेंजमेंट वैसा ही होगा। तो इस बात को आप नंबरिंग डाल के भी समझ सकते हैं और चाहे तो आप देसी तरीके से भी समझ सकते हैं। देसी तरीका क्या है कि सर जैसे ये बैच बना, अब इसके बाद इसके लिए जो बदलाव होगा तो होगा 12 से बोलिए 1, तो 12 से 1 बजे ना, 12 से 1 बजे। तो आपको पता है कि अब आप इस पे नंबरिंग डालोगे, नंबरिंग डाल दो 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 2 3 4 5 6 7 अगर आप नंबरिंग डाल रहे हो बेटा 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको मालूम है ये नंबरिंग बदलती है किसमें? 2 5 1 4 7 बोलो 3 6। अब इनको देख के बताओ, 2 मतलब कौन? 2 मतलब कौन? वॉज है, सही है। 5 मतलब कौन? ईयर है। 1 मतलब कौन? ईच है, क्यों सही चल रहा है। 4 मतलब कौन? फॉर है। फिर 7 नंबर सेट है और 3 मतलब इजी है और 6 मतलब बोलिए सर कोर्स है। क्या हमारी बात सही है? अच्छा, अब आपने कहा सर ये तो हो गया, अब हम अगला बैच बनाएंगे तो फिर इस पे नंबरिंग डाल दें। अब फिर इस पे नंबरिंग डाल दें तो नंबरिंग वही नियम से नॉर्मल नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। तो अब इसके लिए फिर वही बन जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो? अगले बैच के लिए 2 5 1 4 7 3 6। आप 2-3 बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 2-3 बार लिखना याद हो जाएगा। 5 बजे की बात करें, आप जरा ध्यान से देखो बेटा, कुछ लंच इंटरवल वगैरह भी चल रहा था क्या? इंटरवल था 1 से 3 तक। तो आपको पता है 1 बजे तक तुम काम करवा चुके हो, 1 बजे तक काम हो चुका है। अब 1 बजे से 3 बजे तक हुआ है इंटरवल, लंच हुआ है। अब अगला बैच जो बनेगा वो 3 बजे से शुरू होगा, तो 3 बजे से लेकर कितने बजे? 4 बजे तक। क्यों भाई बात सही है? आपसे कहा गया हर एक बैच को बनने में कितने घंटे का समय लगता है? 1 घंटे का समय लगता है। ये दिखाई भी पड़ रहा था हालांकि आप लोगों को, है ना। तो सर 1 घंटे का समय एक बैच को, लिखा हुआ पढ़िएगा लाइन, नीचे से दूसरी लाइन पढ़ेगा, प्रत्येक बैच की प्रदर्शनी देखने के लिए अनुमति 1 घंटे की है। तो सर ये बैच जो बनेगा, आइए इसको देखते हैं। तो 2 नंबर मतलब क्या? ईयर, सही है। 5 नंबर मतलब क्या? सेट। हाँ भाई 1 नंबर मतलब क्या? वॉज। फिर 4 नंबर मतलब फॉर, सही है। फिर 7 नंबर मतलब कोर्स, ठीक है। 3 नंबर मतलब ईच, हाँ। फिर 6 नंबर मतलब इजी, क्यों सही चल रहे हैं? अच्छा, इसी प्रकार से 4 बज गया। 4 के बाद अगला बैच जो बनेगा वो बनेगा 4 से 5, 4 से 5 PM, 4 से 5 PM। देखो आप मुझे एक बात देखकर बताओ, सब लोग इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, शायद आप में से कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे या समझने का प्रयास भी नहीं कर रहे होंगे, कोई बात नहीं। जो समझ रहे हैं उनके लिए हम विशेष तौर पर एक बात कहना चाहेंगे। ये जो हम इतना लिखते चले जा रहे हैं, इन्होंने तो शीट में केवल 3 ही स्टेप तक दिखाया था, हम बनाए चले जा रहे हैं 7-8 स्टेप तक। तो हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आपको पता है? इसके लिए हमने आपको कुछ बताया था, हिंट दिया था कल की क्लास में कि आप मुझे बताइए क्या इसमें जो इनपुट आउटपुट ये सही हो रहा है, ये शब्दों के बढ़ते क्रम में लग रहा है कि घटते क्रम में लग रहा है? डिक्शनरी के हिसाब से बढ़ते क्रम की घटते क्रम, कोई क्रम चल रहा है? कोई क्रम नहीं चल रहा। और जब भी कभी कोई क्रम नहीं चलता, कोई ऑर्डर नहीं चलता है, ना असेंडिंग ना डिसेंडिंग, ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ना वोवेल, ना कॉन्सोनेंट, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। और ऐसा अगर कुछ भी नहीं चल रहा होता है, जब ऊट पटांग सी चीजें चल रही होती हैं, तो उनमें क्या होता है कि उनमें आपका जो एग्जाम्पल होता है वही आपके लिए संजीवनी बूटी बन जाता है। आप क्वेश्चन के आंसर इसी को देख के करने लगते हो, समझ रहे हैं? बहुत मेहनत आपकी बच जाती है। ये चीज हमने आपको शायद बताई थी कल, नहीं बताई थी? बताई थी, और उम्मीद भी की थी कि शायद आपको याद रही होगी। हालांकि वो उम्मीद गलत थी, हम मानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, गलतफहमी किसी को भी हो सकती है, हमको हो गई तो कौन सी गलत बात है ना? चलिए कोई नहीं। आओ सुनाओ, तुम लोग सब बढ़िया हैं? बढ़िया, यहाँ भी बढ़िया, बस सर ठीक है।
ये नंबरिंग को अपने डाल रहे हैं केवल तुम लोग को समझाने के लिए, जिससे तुम लोग को लगे गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और देखो कितने टेक्निकल बात बता रहे हैं, केवल अपने इंप्रेशन जमाने के लिए डाल रहे हैं। नंबरिंग अपनी कुछ होता नहीं, फर्जी चीजें होती है, देसी तरीका चलता है। देसी तरीका क्या चलता है देखना, इन्होंने क्या कहा 1 2 3 4 5 6 7 को 2 5 1 4 7 3 6 में बदलना, 1 4 7 3 6 में बदलना। तो 2 5 मतलब पहले ये आया फिर ये आया, सही है, फिर इसके आगे वाला और फिर इसके आगे वाला, मतलब पहले 2 को लिखा फिर 5 को लिखा। अब 2 के आगे क्या है 1, 5 के आगे क्या है 4, लिखा कि नहीं लिखा। उसके बाद में क्या लिख लिया बेटा, फिर उसके बाद में लिखा, फिर क्या लिखा 7 लिखा और फिर 3 लिखा और फिर देख लिया कि 7 के पहले क्या है 6, तो 6 लिख दिया, है ना। आप चाहे तो देसी तरीका ले सकते हैं। तो सबसे पहले दूसरा पांचवा मतलब कि सबसे पहले क्या लेंगे सेट, सेट के बाद बेटा कोर्स आएगा भैया, कोर्स के बाद बोलो बेटा फिर ईयर आएगा, हाँ ईयर के बाद क्या है, कोर्स के पहले क्या है फॉर है, उसके बाद में क्या आ रहा है, फिर आ रहा है बेटा देखो 7 3 का मतलब आखिरी क्या था इजी, और इजी के बाद बेटा क्या है वॉज के बाद फिर क्या बचा ईच लिख दीजिए। ये हो गई कहानी 4 से 5। उसके बाद में बनेगा कौन सा बैच, बैच नंबर 7। कौन सा बैच है ये, 5 बजे से लेकर बोलो 5 PM से लेकर 6 PM। देखिए किताबें काफी कुछ सिखा देती हैं, पर किताबें कभी कभी गलत भी बता जाती हैं, ध्यान से सुनना क्यों। चलो सुन को जो पहले इसका मतलब बताओ, इसका बदलाव कोर्स, कोर्स के बाद क्या है इजी है, इजी के बाद बताओ सेट है, सेट के बाद बोलिए सर हाँ जी फॉर है, फॉर के बाद क्या है सर ईच है, ईच के बाद क्या है हाँ ईयर है, और ईयर के बाद क्या है वॉज है, बस। हालांकि एक और बनना चाहिए अभी, कितने से कितने बजे 6 से। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे एक बात कही कि किताबें बहुत कुछ सिखा जाती हैं, पर कभी कभी कुछ उनमें गलत चीज भी लिख जाती है, तो वो हमको पहचानना होगा। कैसे पहचानना होगा ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा ऊपर जो भाषा लिखी है KYZ लिमिटेड कंपनी ने मशीन टूल्स की प्रदर्शनी आयोजित की, एक प्रदर्शनी लगी हुई है मशीन टूल्स की कि भाई हमारी कंपनी ये बनाती है, ये टूल्स बनाती है, ये औजार बनाती है, आइए प्रदर्शनी लगाइए, सब लोग देखिए आके। देखिए ये एक प्रदर्शनी बना हमने लगा रखी है और इसमें आके देखिए और कितनी अच्छी चीजें हम बना रहे हैं, उनका रेट भी लिखा हुआ है सबका, ठीक है। तो लोग आते हैं देखने के लिए, तो उस प्रदर्शनी में कोई व्यक्ति जब आता है तो उसको 1 घंटे का समय मिलता है कि 1 घंटे तक तुम घूम सकते हो और 1 घंटे में घूम के तुम बाहर निकलना होगा। तो एक बार में पूरा एक बैच अंदर भेजा गया, 1 घंटे तक घूम लो, फिर पूरा वो बैच बाहर, फिर अगला बैच आएगा, फिर 1 घंटे तक अंदर रहेगा, घूम लो देख लो फिर निकल जाओ बाहर। एक बैच को घूमने के लिए कितने घंटे का समय दिया जाता है 1 घंटे का दिया जाता है। और प्रदर्शनी शाम को बंद होती है, पढ़िए लिखा होगा उसमें पढ़ते प्रवेश पास का संकेत हर 1 घंटे के बाद विशेष नियम के अनुसार जैसा कि नीचे दर्शाया गया बदल जाता है। पहले बैच का प्रवेश सायं 7 बजे का था, अब ये बता दो पहले बैच का प्रवेश सायं 7 बजे का, शाम 7 बजे का, तो बेटा पहला बैच शाम को 7 बजे आया कि आखिरी बैच है, आखिरी बैच, तो वो गलती से लिख गया है पहला बैच। वो कौन सा बैच होना चाहिए, आखिरी बैच होना चाहिए। तो भैया पहला बैच तो उसमें 9 बजे आया था, इसका मतलब आखिरी बैच होगा शाम 7 बजे, तो आखिरी बैच होगा शाम 7 बजे, तो एक बैच और बना लेना अपने हिसाब से। चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 36। यदि दूसरे बैच का पासपोर्ट ये है तो निम्नलिखित में से किस बैच का पासपोर्ट ये होगा। तो एक काम करो, इन्होंने आपको दूसरे बैच का पासपोर्ट दिया है, दूसरे बैच का दिया है, तो मैं काम करो आप जुगाड़ का इस्तेमाल करो, जुगाड़ टेक्निक। जी जी आपकी बैच शाम को प्रवेश करता है 7 बजे, तो प्रवेश करने पर 1 घंटे बाद निकलेगा तो 8 बजे। हाँ एक बार बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन हाँ देखिए आगे आपको बता दें, आप 8 बजे तक भी जाओगे तो आपको कोई फायदा उसका भी मिलना नहीं है, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं। अदरवाइज 7 बजे प्रवेश करता है अगर अंतिम बैच तो निकलेगा 8 बजे, तो वो निकलेगा 8 बजे। लेकिन लास्ट बैच जो होगा उसकी टाइमिंग क्या होगी, टाइमिंग हमेशा कौन सी वाली बताएंगे भैया, जो आगे होती है टाइमिंग वो बताते हैं। जैसे कहा गया कि पहला बैच कितने बजे, तो आप 10 बजे नहीं कहते होंगे, 9 बजे कहते होंगे। इसी प्रकार से जो अंतिम बैच 7 बजे बोला है, इसका मतलब ये कि वो जो 7 है वो इधर आ जाए तब होगा अंतिम बैच, तो 7 आएगा इधर तब जब अगला बैच बनेगा। तो एक और बनेगा, जगह हमारे पास नहीं है लेकिन वो बना सकते हैं कॉपी में आप, हैं
मेथड आपको पता ही है। क्वेश्चन सुनते हैं इनका। इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है सर 36 नंबर पे। 36 नंबर पे ये कहा है कि यदि दूसरे बैच का पासपोर्ट ये है तो बताइए किस बैच का पासपोर्ट ये होगा। तो एक काम करते हैं, दूसरे बैच का जो पासपोर्ट है वो इनका पासपोर्ट हम इस पासपोर्ट के साथ अटैच करके चिपका कर लिख देते हैं और लिखते हैं। सबसे पहला शब्द इन्होंने क्या दिया है, पढ़ो, फॉर। तो हम इस दूसरे बैच में सबसे पहला शब्द फॉर लिख देते हैं ऐसे। फॉर के बाद अगला शब्द बोलो द, लिख दो द, लाइफ, बिल्कुल क्रम से लिखना। लाइफ के बाद है इज के बाद है गुड, गुड के बाद क्या है चेंज, चेंज के बाद क्या है, अरे बोलो गॉड। बस अब इन्होंने बोला है कि ये दूसरे बैच का पासपोर्ट था, इनका और हमारा दोनों मिलकर बैठ गए साथ। तो बोला कि बताइए निम्नलिखित में किस बैच का पासपोर्ट ये होगा। तो अब इन्होंने कहा गॉड से शुरू हो रहा है, इन्होंने कहा गॉड से, इनके में गॉड से शुरू हो रहा है। तो वैसे गॉड का साथी है कौन, गॉड का साथी कौन है, ईयर। तो ईयर से शुरू होना चाहिए। तो ईयर से कौन सा शुरू हो रहा है, पांचवा। बात समझ रहे, ईयर से कौन सा शुरू हो रहा है, पांचवा। भाई इनके मुताबिक जरा देखो, इन्होंने जो बताया पासपोर्ट बताया गॉड चेंज गुड। तो गॉड चेंज गुड का मतलब गॉड के साथ कौन लिखा हुआ है, ईयर। तो बेटा ईयर जहां लिखा है क्या उसके साथ में गॉड तो मिलेगा ही मिलेगा साथ में। फिर सेट के साथ कौन चल रहा है, चेंज चल रहा है बेटा। अच्छा वॉस के साथ कौन चल रहा है, वॉस के साथ जुड़ा हुआ कौन बैठा है, चिपका हुआ, वॉस के साथ गुड, ये गुड हो गया। अच्छा फॉर के साथ कौन चिपका हुआ जुड़ा हुआ बैठा बेटा, इज बैठा है। और कोर्स के साथ कौन बैठा है बेटा, लाइफ बैठा है। उसके बाद ईच के साथ कौन बैठा है भाई, द बैठा है। और इजी के साथ कौन बैठा है सर, फॉर बैठा है। क्या बात सही है। तो इन्होंने यही पूछा है कि अगर किसी दिन दूसरे बैच का पासपोर्ट ये है तो उस दिन ये वाला पासपोर्ट किस बैच का होगा। तो जरा हम सामने पढ़ रहे हैं, आप अपनी शीट पे देखिएगा, हम सामने पढ़ रहे हैं, आप अपनी शीट पे देखिए। गॉड चेंज गुड इज लाइक द फॉर, क्या यही लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। ये कितने बजे मिला, 5 बजे। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन कौन सा हुआ, सी हुआ। नहीं समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देवी जी समझ में आया जी, जी जी हाँ हाँ 12 से 1 तक जो चला, 1 बजे के बाद लंच हो गया। हाँ हाँ नहीं, यहाँ पर इस बार जो लंच है वो 1 घंटे का नहीं, 2 घंटे का इन्होंने बताया है। इन्होंने क्या हुआ, और इन्होंने टाइम भी बता दिया, वो जो लंच है वो 1 से 3 बजे तक का रहेगा। तो क्या हुआ कि 1 बजे जैसे ही ये बैच बन के तैयार हुआ, ये बैच बाहर निकला। आपको पता है बैच अंदर घुसता प्रवेश कितने बजे करते होगा, जो आगे वाला टाइम है वो प्रवेश का टाइम होता होगा, और ये जो ये वाला टाइम है ये निकास का टाइम होता होगा, या एग्जिट का होता होगा, बाहर निकलने का। कितने बजे अंदर आओ, इतने बजे बाहर जाओ। अगला बैच कितने बजे अंदर आएगा, 10 बजे, बाहर कितने बजे, 11 बजे। इसी प्रकार से ये बैच 12 बजे अंदर आया, 1 बजे बाहर निकल गया। जैसे ही 1 बजे बाहर निकला बैच, निकलने के बाद बोला अब बंद हो गया, अब दरवाजे बंद कर दिए, बोले अब खाना खाएंगे। कितने बजे तक, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक खाना खाएंगे। अब 3 बजे तक खाना खा लिया, अब जाहिर सी बात है 3 बजे अगला बैच प्रवेश कर जाएगा। ये रहा प्रवेश कर गया, और वो अंदर रहेगा कितनी देर तक, 1 घंटे तक, 3 से 4 बजे तक, 3 से 4 बजे तक। नोटिस करिएगा तो लंच जो मिला है वो 1 बजे दरवाजे बंद हुए, 3 बजे खुले, तो बीच में 2 घंटे का मिला, 1 से 3, वही है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए सर, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए फिर भी 37, 38 और 39 और 40। जरा हमें आंसर लगवाइए। आपको याद है हमने इसके आंसर आपको नहीं लगवाए थे, हमने आपको नहीं लगवाए थे इसके आंसर, याद है कि नहीं कल, तो आप हमको लगवाएंगे, लगाइए। देखो घर पे तो तुम कितने सवाल लगाओगे हम भी जानते हैं, बस बेटा 1 मिनट, बस 1 मिनट, सब लोगों को लगाने का मौका दिया जाए। सब लोग जरा देखिए भाई, लगाइए 37, 38, 39, 40। जल्दी से सामने आपके हमने बहुत कुछ लिख दिया है, आप इसकी मदद से 37, 38, 39, 40 नंबर लगाइए। ये नीला वाला जो लिखा हुआ हटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इससे, तो हटा दें नीला वाला जो लिखा हुआ है। नीले वाला एक क्वेश्चन के लिए था केवल, बाकी सारा खेल काले वाले से ही होगा। जल्दी करो, 37, 38, 39, 40 सॉल्व करिए, मुझे आंसर बताइए, क्योंकि तरीका आपको बताया जा चुका है।
अगले वाले में चौथे बैच का पासवर्ड दिया है और दूसरे का पूछा, तो चौथे बैच का जो पासवर्ड दिया है वो इनके वाले चौथे, सामने वाले चौथे में आप जोड़कर चिपकाकर लिख दीजिए। फिर इनके में जो दूसरा वाला है उसके साथ में आप शब्द ढूंढ ढूंढ के निकाल के रखना शुरू करिए। हुआ? चेक करिए। 37, 38, 39, 40। जल्दी करिए सर। 37, 38, 39, 40। इस वाले में कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? वैसे होना चाहिए मेरे ख्याल से। 38 को सॉल्व करने में कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? होना चाहिए वैसे। कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, मतलब सॉल्व हो गया? हो गया भाई। 38 में सॉल्व करने में आपसे ये बोला गया कि दोपहर 12 बजे की लाइन दी गई, दोपहर 12 बजे। तो दोपहर 12 बजे की जो लाइन दी गई है बस इतना हमको देख के बता दो कि तुम बैच थर्ड वाले के साथ लिखना चाहोगे कि बैच फोर्थ वाले के साथ? फोर्थ वाले के साथ। दोपहर 12 बजे की लाइन दी गई है तो ध्यान रखना जो शुरुआत का समय होता है वही कंसीडर किया जाता है, बाद वाला समय कंसीडर नहीं होता। तो दोपहर 12 बजे मतलब बैच नंबर 4 है, सही है? इस हिसाब से चलना है। हाँ हाँ, जो प्रवेश कर रहा है वो टाइमिंग माना जाता है। सॉल्व हुए? चलिए मदद करिए। 37वें का, 37वें का पहला, बहुत बढ़िया सर। 38 का पांचवा फाइनल, बहुत बढ़िया सर। सर 39 का जी सेकंड, डन? नहीं आया? 39 का सेकंड, एक्सीलेंट। और भैया 40 के बारे में क्या कहते हो? हाँ, चौथा, चौथा सही, क्लियर? ठीक, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ क्या 39 में दिक्कत आई थी? बैच थर्ड ये दिया गया है, पूछा क्या गया? हम मार्कर चल गया, पांचवा पूछा गया, थर्ड दिया गया, पांचवा पूछा गया। तो इनका जो थर्ड है उसके साथ में ये वाला थर्ड, शीट वाला थर्ड मिला के लिख दो। थर्ड के साथ थर्ड को मिलाकर चिपकाकर लिख दो। फिर पूछा कौन सा गया? पांचवा। तो जब पांचवे में आओगे तो ईयर सबसे आगे लिखा हुआ है, तो तुम ये देखना कि ईयर के साथ कौन सा शब्द आपने लिखा है। जो शब्द अटैच करके लिखा है वही ईयर के ऊपर आ जाएगा। जो सेट के ऊपर, सेट के ऊपर जो इस वाले सेट के ऊपर शब्द था वही इस सेट के ऊपर आएगा। वॉज, वॉज मतलब कि जो इस वॉज के ऊपर था वही इस वॉज के ऊपर आएगा। बात समझ रहे हैं? ऐसे लिखते जाइएगा, आपका बैच नंबर फिट आ जाएगा। ओके चलिए, अब बात को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर भी आप एक काम करिएगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इनपुट आउटपुट हमने शीट खत्म कर दी तो आपके लिए इनपुट आउटपुट दुनिया के सारे सवाल हो गए, मैं ये नहीं कहूंगा आपसे। रीजन ये है कि आपको तरीके पूरे आ गए, कॉन्सेप्ट पूरे आ गए, मेथड पूरे आ गए। अब एक फायदा ये है कि अब आपको इनपुट आउटपुट का जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें आप लॉजिक लगाना सीख जाओगे। मेन वही सीखना है कि सर लॉजिक क्या लग रहा है, ठीक है? मेन वही सीखना है आपको। अब आप क्वेश्चंस कहीं पर भी दुनिया की किसी भी किताब से, गूगल चाचा से पूछना और उनसे क्वेश्चन पूछ के लगाना, और आप वो भी लगा सकते हो, कभी किसी में दिक्कत नहीं होगी इनपुट आउटपुट में, ये मान के चलिए।
चलिए चैप्टर नया शुरू। देखिए गौर करिएगा, चैप्टर शुरू कर रहे हैं कैलेंडर। पसंद है आप लोगों को? नहीं है? नहीं पसंद है? कैलेंडर या कहते हैं तिथि पत्रक, ठीक, या पंचांग। देखो हम आपको ही बताते हैं बात, तरीका पढ़ने और पढ़ाने का क्या होता है। पढ़ने पढ़ाने दोनों का ही तरीका समझिएगा सर। आमतौर पर होता ही है सर कि जो कैलेंडर है, आप किसी भी कोचिंग में चले जाइए, खास तौर से मैं अगर बात करूं तो जैसे कल्याणपुर या गांव में कोई कोचिंग होती है आमतौर पे, तो वहां पर टीचर्स की पहली पसंद होती है कैलेंडर। कभी भी देखना जो डेमो देंगे वो क्लॉक या कैलेंडर में ही देंगे, या बहुत ज्यादा डाइस, क्लॉक कैलेंडर डाइस। कभी नोटिस करना, इंटरेस्ट बहुत आता है पढ़ने में और पढ़ाने में, बच्चों को मजा बहुत आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंपॉर्टेंट ये कि पेपर में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बात तो हो, पीएचडी कर लेते हैं लोग कैलेंडर में, मैंने देखा क्लॉक वॉक में 1 महीने तक चलाते हैं कैलेंडर क्लॉक, बच्चा भी मन से पढ़ रहा है। तो गलती उसमें केवल टीचर की नहीं है, बच्चे की भी है। तुम जागरूक नहीं हो, तुम खुद ही पेपर नहीं देख रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं क्या पूछा जा रहा है, पढ़े चले जा रहे हो 1 महीने 1.5 महीने तक, क्यों टाइम वेस्ट करें। तो ऐसी स्थिति में सर फिर कैलेंडर हम क्यों शुरू कर रहे हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस बोला, पढ़ने और पढ़ाने का अंतर क्या तरीका, वो बताता हूँ। आमतौर पे हम एसएससी या रेलवे या पुलिस के कोई एग्जाम देखें, इवन बैंकिंग का भी एग्जाम देखें, तो हम ये देखते हैं कि कैलेंडर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ना के बराबर। कभी आ गए तो आ गए, कोई खास नहीं, लेकिन आते हैं, बताते हैं कैसे आते हैं। आप लोगों का टॉपिक होता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, हर एग्जाम में आता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इन 4 में से अलग बताइए कौन सा है, 4 ऑप्शंस में से अलग कौन सा है। सर कैलेंडर उसमें भी आता है, कैलेंडर उसमें भी आता है। 4 ऑप्शंस दे दिए गए, 4 ऑप्शंस दे दिए गए और आपसे बोला गया बताइए बताइए अलग कौन सा है। 4 ऑप्शन दे दिए गए और सर आपसे कह दिया गया कि बताइए इनमें अलग कौन सा है। 4 ऑप्शन दे दिए गए, पूछा गया कि बताइए अलग कौन सा है। सर कैलेंडर क्लासिफिकेशन में भी आता है, समझ रहे हैं। हम लोग केवल कैलेंडर नाम से जानते हैं, बट आता सब में। अभी अब सिद्ध करेंगे और किसमें आता है। क्या ये हुआ? आंसर क्या आएगा बताइए। हाँ, चौथा क्यों है लीप ईयर, बाकी सब क्या है नॉर्मल ईयर। कैसे पता लगाया? 4 का भाग दिया, 4 का भाग गया कि नहीं गया, गया कि नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया, 4 का भाग नहीं गया। और इसमें इसलिए क्या हुआ लीप ईयर। कैलेंडर के सवाल केवल इसमें ही नहीं और भी तमाम चीजों में पूछे जाते हैं, बहुत चीजों में। इवन आपको बता दें एवरेज में पूछ लिए जाते हैं, एवरेज में। उसके अलावा कैलेंडर के सवाल जनरल इंटेलिजेंस में ऐसे पूछे जाते हैं, यदि बीते हुए परसों के 2 दिन पहले मंगलवार था तो आगामी कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इसके अलावा आप लोगों के क्लॉक चैप्टर में जो सवाल आते हैं वो कैलेंडर से जुड़े हुए रहते हैं। कैसे कि मैं जब सोमवार को एक समारोह स्थल पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मैं समारोह के निर्धारित दिन से 2 दिन लेट हो गया हूं। यदि मैं मंगलवार को पहुंचता तो मैं समारोह के 2 दिन बाद आता या पहले आ जाता। तो बताइए समारोह का निर्धारित दिन कौन सा था। इस तरह के क्वेश्चन देखे हैं कि नहीं देखे हैं। तो सर ये सारे के सारे क्वेश्चंस और भी तमाम सारे मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा आपको। वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे कैलेंडर में होते हैं। कैलेंडर में केवल तारीख पर दिन निकालना ही नहीं होता। सेकंड थिंग क्या है सर, कि कैलेंडर का सीधा संबंध जीएस से भी होता है, जीएस से। चलिए पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जीएस से कैसे संबंध होता है। आइए समझिएगा, देखिएगा सर। जो पंचांग होता है कैलेंडर, वो 2 प्रकार के होते हैं आमतौर पे। वैसे तो हर एक धर्म का अलग अलग होता है। जो हिंदू धर्म होता है उसमें कैलेंडर जो होता है वो सूर्य पर आधारित होता है, सूरज पे आधारित। उसको बोलते हैं विक्रम संवत या शक संवत। जो मुस्लिम भाई हमारे, उनका कैलेंडर चांद पर आधारित होता है, चंद्रमा पर, उसको बोलते हैं हिजरी संवत। क्या बोलते हैं? हिजरी संवत। इसी प्रकार से हर एक धर्म का अलग अलग कैलेंडर होता है। इनको रीजनल कैलेंडर बोलते हैं, धार्मिक क्षेत्रीय कैलेंडर। ठीक है, इन सबके ऊपर एक कैलेंडर बनाया गया, बहुत पहले बनाया गया। और वो जब कैलेंडर बनाया गया तो ध्यान दीजिएगा कि उसमें दिन संडे मंडे से दिखाए गए, महीने जनवरी फरवरी से दिखाए गए। ठीक है, और ये कहा गया कि अगर यहाँ पर 4 जनवरी को शुक्रवार है तो पूरी दुनिया में 4 जनवरी को शुक्रवार होगा और उस दिन को 4 जनवरी ही कहा जाएगा।
समझ रहे हैं? ये नहीं कि वहां शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी कहते हैं, नहीं, 4 जनवरी मतलब 4 जनवरी, पूरी दुनिया में एक जैसे नाम से बुलाया जाएगा। और ये कैलेंडर जब बनाया तो ग्रेगरी भाई साहब ने बनाया। किसने बनाया? ग्रेगरी भाई साहब ने, इसीलिए उसका नाम रखा गया ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या रखा गया? ग्रेगोरियन कैलेंडर रखा गया। और ग्रेगोरियन कैलेंडर में ये सब कुछ बताया गया कि सर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है वो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ एक इलेप्टिकल पाथ में, दीर्घवृत्ताकार मार्ग में, ये पृथ्वी है, ये अर्थ है जो कि अपनी धुरी पर भी घूम रही होती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही होती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, कितनी देर में लगाती है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। अरे बोलते जाओ भैया। और सही समय होता है 47.5 सेकंड। किसी किताब में 21 सेकंड लिखा हुआ मिलेगा, किसी में 22, किसी में 24 सेकंड, लेकिन सही समय होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और लगभग 47.5 सेकंड। इतनी देर में एक चक्कर लगाती है। तो इसमें से जो आगे वाले दिन हैं इनको एक कैलेंडर में पिरो दिया गया, सेट करके रख दिया गया। और जो ये घंटे मिनट के चिल्लर थे, रेजगारी थे, फुटकर पैसे थे, इनको फेंक दिया गया, डस्टबिन में फेंक दिया गया कि हटाओ इनको, कैलेंडर केवल कितने का बनाया जाएगा, इसमें हम महीने बांटेंगे और दिन बांटेंगे और सप्ताह बांटेंगे और साल बना देंगे। बोले ये जो तुम्हें चिल्लर फेंक दिए हैं रेजगारी, ये नहीं चलते हैं, मान लिया नहीं चलते हैं, लेकिन इनसे अगर मिला के बंधा नोट बन जाए तब तो चल जाएगा। तो ये बंधा नोट कैसे बन सकता है? बोले बन सकता है। इनको जो ये 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड है, इनको क्या लगभग अप्रॉक्स, अगर इनको लगभग बेटा 6 घंटे कह दे तो कोई ऐतराज है? लगभग 5 घंटे 48 मिनट, लगभग 6 घंटे कह सकते हैं, लगभग 6 है नहीं, हम मान रहे हैं, लेकिन लगभग तो मान सकते हैं। तो लगभग 6 घंटे मान लें, तो हम कह रहे हैं कि 6 घंटे इकट्ठा होते जा रहे हैं डस्टबिन में। तो 4 साल बाद भाई, 1 साल में चक्कर जब पूरा लगाया तो 365 दिन का कैलेंडर बन गया, 6 घंटे अलग बच गए। फिर अगले चक्कर में 6 घंटे फिर बच गए, फिर अगले चक्कर में 6 घंटे फिर बच गए। तो 4 चक्करों में क्या 24 घंटे हो गए होंगे? तो 24 घंटे की रेजगारी मिलकर एक बंधा नोट बन जाएगा। और बंधा नोट बराबर कितने का बन जाएगा? 1 दिन का। और 1 दिन का बन जाएगा तो तब तो इसको शामिल कर सकते हो। इसीलिए कहा जाता है 4 साल बाद जो कैलेंडर होता है वो 365 का नहीं, 366 का होता है। क्या बात सही है? ठीक है। इसके अलावा किसी भी साल में, किसी भी वर्ष में जो भैया दिन होते हैं वो या तो 365 होंगे या 366 होंगे। जब 365 दिन होंगे तो उसमें जो फरवरी होगी वो होगी कितने दिनों की? 28 की। और जब 365 होंगे तो फरवरी कितने की होगी? 29 की। ये इसीलिए होता है कि कैलेंडर बनाने वाले ने पहले से ही सब कुछ प्लानिंग कर रखी थी। उसको मालूम था कि जब ये रेजगारी इकट्ठा होकर बंधा नोट बनेगी तो इस एक दिन को रखने के लिए हमको जगह चाहिए। तो जगह चाहिए तो उन्होंने क्या किया कि 1 महीना फरवरी का वो उन्होंने बचा के रखा, उस पर जगह खाली करके रखी। तो ये जो 1 दिन बढ़ाया वो उसी में बढ़ा दिया। बात समझ रहे? तो 1 दिन उसमें बढ़ा दिया, उसको लीप ईयर नाम दे दिया। कौन कहता है कि कैलेंडर केवल कैलेंडर होता है? सही मायने में पढ़ो तो कैलेंडर बहुत कुछ होता है। आपने प्रायिकता चैप्टर पढ़ा, प्रोबेबिलिटी में भी कैलेंडर का यूज होता है कि एक साधारण वर्ष में 53 मंगलवार पढ़ने की क्या प्रायिकता होगी। एक साधारण वर्ष में 53 मंगलवार 53 मंगलवार पढ़ने की क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी बताइए? 1/7 होगी। इसलिए होगी क्योंकि सर 365 दिन साल भर में होते हैं। 365 में अगर हम भाग देते हैं 7 दिनों का, एक सप्ताह में कितने दिन? एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन। एक हफ्ते में कितने दिन? बोलो 8 दिन। ये अंतर ध्यान रखना, सप्ताह 7 दिनों का होता है और हफ्ता 8 दिनों का होता है। अगर मैं कहूं कि आज मंगलवार है तो बताओ एक हफ्ते बाद क्या होगा? एक हफ्ते बाद क्या होगा? बुधवार होगा। क्या होगा? बुधवार। आज से 8वां दिन बुधवार। और एक सप्ताह बाद क्या होगा? मंगलवार होगा। ध्यान रखना, सप्ताह 7 दिनों का और हफ्ता 8 दिनों का। अपने यहाँ प्रचलन में हफ्ता है नहीं, अपने यहाँ नहीं है। मुंबई वगैरह में होता हफ्ता वसूली, सुनी है? हफ्ता लाओ हफ्ता लाओ, नहीं होता है? अरे पिक्चरों में देखा होगा। कुली नहीं याद आया? अमिताभ बच्चन, हम जहां से खड़े होते लाइन वहीं शुरू हो जाती है ना? तो मेरा कहने का मतलब है हफ्ता कितने दिनों का होता है? 8 दिनों का। और सप्ताह कितने दिनों का होता है? 7 दिनों का। तो सर अगर हम सप्ताह की बात करें तो जो 7 दिन होते हैं वही तो होते हैं सोम मंगल बुध बृहस्पति, ठीक है ना? तो सर ये 7 दिन होते हैं। अगर हम 7 का भाग दें 365 में तो मेरी समझ से जो भाग जाएगा, डायरेक्ट दिए दे रहे हैं, हम डायरेक्ट भाग दिए दे रहे हैं, हमारी समझ से भाग 52 बढ़ जाएगा।
क्या हाँ नहीं बोल रहे तुम लोग? 52 बार भाग जाएगा, तो 52 बार भाग जाएगा तो क्या 52 हफ्ते बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इसका मतलब 52 सप्ताह बनेंगे, तो क्या हर एक दिन 52 बार, हर एक दिन 52 बार, हर एक दिन 52 बार, हर एक दिन 52 बार आया होगा? पक्की बात है। हमने आपसे कहा कि सर एक साधारण वर्ष में, जिसमें कि 365 दिन है, एक साधारण वर्ष में 53 मंगलवार पढ़ने की क्या प्रायिकता होगी? तो हर एक दिन 52 बार आया है, तो 52 मंगल तो आ ही चुके होंगे। अब हमको चाहिए 53 मंगल, एक मंगल और मिल जाए काम बन जाएगा। तो ये जो नीचे शेषफल एक बचा है, अगर ये दिन भी मंगल हो जाए तो 52 वो मिल गए होंगे, एक ये हो जाए तो काम बन जाएगा। अब ये एक दिन मंगल कैसे हो जाए सर? प्रायिकता में पढ़ाया गया है सर, एक दिन ये जो है ये हमारे मतलब का हो जाए, और सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। तो प्रायिकता हो गई 1/7। क्या हो गई? 1/7। अगर लीप ईयर में पूछते 53 मंगल होने की प्रायिकता तो हो जाती है 2/7। चलिए खैर ये कहानी तो एक अलग बात है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। पृथ्वी के अंदर अगर देखें, पृथ्वी के अंदर वायुमंडल में कितनी 78% क्या होती है? नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और बाकी के कितना बचा? 1% में अदर पार्ट। सही बात है। सूरज के अंदर दो गैसें होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। इसके अंदर जो अभिक्रिया चल रही होती है वो होती नाभिकीय संलयन। क्या होती? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिजन। तो ये जो न्यूक्लियर फिजन चल रही है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया चल रही है, इसमें 2 या 2 से अधिक नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं और बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, और ये ऊर्जा विकिरण के रूप में पृथ्वी पर सभी ग्रहों पर आती है और सभी ग्रह चल रहे होते हैं। सच्चाई यही है कि पृथ्वी भी सूरज का ही एक अंग है, सूरज से ही निकल के अलग हुई है पृथ्वी भी। वैसे ही जैसे आपको एक गर्म कोयला दे दिया जाए, खूब गर्म कोयला बहुत ज्यादा तेज जल रहा है, और उस कोयले को जब बहुत जलाओगे, बहुत आग उसको जलाते जाओगे, तो आप गौर करना कोयला चिटकने लगता है, पपड़ियां निकलने लगती हैं। तो होता यह है कि पपड़ियां उससे अलग हो जाती है, पर होती तो उसी का ही अंग है। तो और एक चीज और आपको बताएं, कोयला जब बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म, कोई भी चीज बहुत गर्म होती है तो वो स्थिर नहीं रहती है, उसमें कुछ मूवमेंट होता है। उदाहरण के लिए आप बर्तन एक भगोने में एक भगोने में पानी गर्म कीजिए, आधा भगोना भर दीजिए और गैस को बहुत तेज कर दीजिए। एक समय के बाद पानी इतना ज्यादा खोलेगा कि ऐसे लहरें होने लगती है उसमें। अगर गैस का जो बर्नर है, स्टोव है, अगर वो टेढ़ा मेढ़ा है तो हिलने लगता है बर्तन। कभी नोटिस किया? तो इसका मतलब जिसमें भी ज्यादा ऊर्जा आती वो स्थिर नहीं रहता, वो बेकाबू सा हो जाता है। ये हकीकत है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे रावण हो, चाहे वो कंस हो, और चाहे वो मामा शकुनी हो। जिसमें भी कोई सुपर पावर या अधिक शक्तियां आती हैं वो बेकाबू हो जाता है, बौखला जाता है, वो स्थिर नहीं रहता है। और ना मानो तो शाम को आ जाना, शाम को रोड के उस तरफ शक्ति केंद्र है कुछ सामने, वहां से कुछ शक्ति टॉनिक मिलते हैं, और जो वो शक्ति टॉनिक का प्रयोग करता है, अतिरिक्त ऊर्जा आने के बाद कोई स्थिर नहीं रहता है। तो रोड पे उनको चलते हुए देखना, सीधे नहीं चलेंगे, पूरी रोड में सांप बन के चलते हैं। समझ रहे हो? किसी के पास भी अतिरिक्त शक्ति आती है तो बेकाबू हो जाता है, ये फैक्ट है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई भी। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है सर, हाइड्रोजन हीलियम दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं, जिसमें हाइड्रोजन है लगभग 76% और हीलियम है लगभग 24%। ये दोनों मिलकर अभिक्रिया कर रहे हैं। और आपको एक विश्वस्त सूत्रों की खबर बताते हैं कि आज तक कोई भी व्यक्ति सूरज के अंदर जा ही नहीं पाया। अरे अंदर छोड़ो, इसके लाखों किलोमीटर पास तक नहीं जा पाया, लाखों किलोमीटर पास तक नहीं जा पाया। समझ रहे हैं? पॉसिबल ही नहीं है, कोई डिवाइस कोई नहीं। तो इससे हुआ क्या कि जब सर पास तक गए नहीं तो हमें पता कैसे चला कि इसके अंदर 76% ऑक्सीजन है, 24% ये पता कैसे चला? पता ऐसे चला कि सामने एक शराबी जा रहा था, हमने देखा कि वो नाली में लोटा जा रहा था, गिरा पड़ रहा था, नाली में लोटा जा रहा था, और कुत्ते आके उसका मुंह चाट रहे थे। तो हम समझ गए इसने पूरी एक बोतल पी है, एक ढक्कन नहीं पिया, एक बोतल पी है, तभी इतना ज्यादा बेकाबू है। मतलब उसके बौखलाहट से मैंने अंदाजा लगा लिया कि कितने नशे में है, इसने कितना ड्रिंक किया हो। उसी प्रकार से सूरज में जब इतनी गर्मी निकल रही है, इसका मतलब कि इस हिसाब से अंदर ऊर्जा भी कितनी रही होगी, तभी तो इतनी बाहर आ रही है। उससे अनुमान लगाया गया कि लगभग 76% हाइड्रोजन और 24% बोलो हीलियम, ये मिलकर नाभिकीय संलयन कर रहे हैं। चक्कर लग रहा है, और एक चक्कर जो है उसको ही एक साल बता दिया गया, और एक साल जो है वो इस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया। और आपको बता दें, साल में जो महीने हैं उनको जनवरी फरवरी से बताया गया, और जो दिन है उनको संडे मंडे से। और ये कोई
सोनू मोनू पिट्टू बबलू चिट्टू नहीं है। ये मान के चलो ये वो होते हैं जो आसपास के नाम, ऋतुओं के नाम, फूलों के नाम, कभी गूगल पे सर्च करना, ये जनवरी फरवरी संडे मंडे यही सब है। जो हमारे आसपास दिखता है वही नाम रख दिए जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि कोई चीज नाम कहीं से आते हैं क्या? जो आसपास दिखता है वही नाम रख दिए जाते हैं, सराउंडिंग में जो होता है वही नाम रख दिए जाते हैं, वो बना दिए गए। पहले काम करेंगे, कैलेंडर के बेसिक कोड बताएंगे, कहाँ से कोड आए वो बताएंगे और उनका इस्तेमाल बताएंगे, फिर सीधे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, तो कल इसके आगे बढ़ना हम लोगों को। अच्छा हाँ, एक और अच्छी बात बता दें तुम लोगों को, शीट इन लोग को आज ना दो, कल ये लाएंगे है कोई फायदा नहीं। तो एक और इम्पोर्टेंट बात, इस शुक्रवार को, आने वाले शुक्रवार को भाइयों बहनों, आने वाले शुक्रवार को आपका एक टेस्ट है, एक भव्य टेस्ट का आयोजन कर रहे हैं। उस भव्य टेस्ट में क्वेश्चन कुछ भी कहीं से भी हो सकते हैं। प्रयास ये रहेगा कि कितना जो पढ़ाया पिछले 8-10 दिनों में उन्हीं में से दें, लेकिन हमारे मन पे खुद हमारा काबू नहीं रहता है, कब कहाँ से लिखना शुरू करते कोई भरोसा नहीं है, इसलिए गारंटी नहीं कि उतना ही देंगे। 1-2 क्वेश्चन तुम्हें इधर के मिलेंगे, ठीक, पहले से बता देना। लेकिन हाँ, टेस्ट पेपर बहुत बेहतरीन होगा, हमारा खुद का बनाया हुआ होगा, ये हम तुमसे प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टेस्ट का आनंद लीजिएगा। शुक्रवार को टेस्ट होने वाला है आपका बढ़िया सा, और कोई गोल नहीं होगा, नहीं सोचो कि छुट्टी है, कोई गोल नहीं हो सकता, जो गोल हुआ पेनल्टी है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, कल करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय।